हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनरल अवेयरनेस पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कुल 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? 1991, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जब 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार 1991 वर्ष में लाया गया था। 1991 वर्ष, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं, ठीक है। 3 स्तर होते हैं पंचायती राज संरचना में, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, में शामिल है। तो किस में शामिल किया गया है? पशुधन और पशुपालन का विषय। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? राज्य सूची, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इजी आंसर है इसका। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें दी गई है वो किस अनुच्छेद में के अंतर्गत दी गई है? तो फ्रेंड्स, हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 144, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण और नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 144 में दिया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। 1 या 2 अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर अनुच्छेद से ही रिलेटेड है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी और इसके आंसर को भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? 20। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो 20 होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को अच्छी तरह से याद करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और साथ ही सारे क्वेश्चनों को और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, वर्ष या फिर वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो राइट होगा और यहाँ पे खाली स्थान की जगह भरा जाएगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? 5, यानी कि 5 वर्षों तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5, यहाँ पे लिखाएगा 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? यहाँ पर नहीं बोला गया। ठीक है, नहीं करता है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आजीविका के पर्याप्त साधन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया गया है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन रिपीट किए हैं तो हमारा क्वेश्चन भी रिपीट करना बनता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से अभी हम लोग ऑप्शन पढ़े थे, तो कौन सा ऑप्शन के लिए जो है भारत का संविधान भाग 4 स्पष्ट रूप से सुरक्षा देने का आशा जो है नहीं करता है। तो किसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स नहीं दिया गया है भाग 4 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, दादरा और नगर हवेली। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इजी है इसका मतलब ये नहीं कि रिपीट नहीं किया जाएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, पहला क्षेत्र जो था दादरा और नगर हवेली जो भारत का अंग बना, आपको ये याद रखना है, वो भी स्वतंत्रता के बाद। अब चलते फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का टोहनी यानी कि टैंपिंग संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद लिखाएगा, ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से हम लोग देखेंगे, डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर उल्लंघन का बोला गया है, उल्लंघन कौन सा अनुच्छेद करता है। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 21 यानी कि अनुच्छेद 21। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी कि टैंपिंग संविधान के अनुच्छेद 21, यहाँ पर 21 लिखाएगा, में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 31। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31, यहाँ पर लिखा हुआ है 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी और इसके आंसर को भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संघ बनाने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चौथा ऑप्शन दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम लोगों को ऑप्शन पढ़ के ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो गया।
तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार, वो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों जो है भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि इस टॉपिक से यानी कि जनरल अवेयरनेस में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करती जाऊं और आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती जाए और आप भी वीडियो देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बहुत सारे एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। ठीक है, अब सारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप पहले से ही तैयार हो अपने एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।